आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पृथ्वी की गतियों की हम बात करेंगे। अक्षांश, देशांतर और जिस तरीके से ऋतु चक्र बनते हैं उन सभी की हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट होते हैं सभी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिएगा, सभी जैसे कि सभी को पता है कि पृथ्वी है वह कम्प्लीटली गोलाकार नहीं है। पृथ्वी किस प्रकार से है, वह जियोइड के रूप में होती है। जियोइड का मतलब होता है ध्रुवों के ऊपर चपटा रहना। जैसे कि ये दो आपको ध्रुव दिख रहे हैं, ध्रुव के ऊपर आपको चपटी हुई दिखाई देगी, इसी को हम कहते हैं जियोइड। पृथ्वी कंप्लीट गोलाकार नहीं है, बल्कि पृथ्वी है वह है एक प्रकार से जियोइड है। जियोइड का मतलब हो गया ध्रुवों के ऊपर चपटा रहना और विषुवत रेखा के ऊपर उभराव हुआ रहता है। तो जियोइड का मतलब हुआ ध्रुवों के ऊपर चपटा रहेगा और विषुवत रेखा के ऊपर उभरा हुआ रहेगा। बड़ा कर देता हूँ, आप इसके अंदर देख सकते हो फ्लैटेंड, ध्रुवों के अंदर पोल्स के ऊपर फ्लैटेंड रहेगा और बल्गिंग रहेगा इक्वेटर के ऊपर, विषुवत के ऊपर। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से। पृथ्वी की हम बात करेंगे। पृथ्वी क्या है कि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा जीवित ग्रह है जो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जो घूर्णन है वह किस प्रकार से है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। तो देखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह पृथ्वी का क्षैतिज ढांचा निर्मित करती है। तो इसके अंदर आप देखो, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन्स है, क्षैतिज लाइन है। ये किसका निर्माण करती है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है, क्षैतिज ढांचा निर्माण करती है। इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, परिभाषा इसमें आप देखिएगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ अच्छे से आपको दिखेगा। इसके अंदर परिभाषा में आप जाओगे तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी स्थान की कोणीय दूरी। जैसे कि अब इस तरीके से हम बात करेंगे, कंप्लीट पृथ्वी की बात करेंगे। ये अपनी विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा से चाहे ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, नीचे की तरफ दक्षिण हो गया, तो उत्तर या दक्षिण की तरफ कोई भी कोणीय दूरी है वह कहलाती है आपकी विषुवत, ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब अक्षांश रेखाओं के गुण की हम बात करेंगे। अक्षांश रेखाओं की क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। देखिएगा, इसके अंदर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है और वेस्ट है। अब पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में इस तरीके से इनको हम खींचेंगे। क्लियर है। ये समानांतर वृत्त होती है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये समानांतर सर्किल का निर्माण करती है। अभी इस इमेज में देखिएगा, ये समानांतर सर्किल का निर्माण कर रही है। ये कहीं पे भी नहीं मिलती है, समानांतर सर्किल का निर्माण करती है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो देखिएगा 0 डिग्री के ऊपर आप देखोगे 0 डिग्री हो गया आपका विषुवत हो गया। इससे हम 90 डिग्री उत्तर की तरफ जाओगे और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ, तो 90 डिग्री उत्तर की तरफ और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ। टोटल इसमें जो ये जो अक्षांश रेखाओं की संख्या रहेगी वह रहेगी 180। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं और कर्क रेखा का भारतीय प्रतिच्छेदन की बात करेंगे। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो इसके अंदर आप देखोगे गुजरात हुआ, गुजरात से गुजरती है। उसके अलावा राजस्थान हुआ, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरीके से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और सूर्य है वह 21 जून को यहाँ पे बिल्कुल सीधा चमकता है। अब आप इस इमेज के अंदर देखोगे, ये आपका विषुवत रेखा है। इसमें आपको 0 डिग्री अक्षांश आपका विषुवत रेखा कहलाता है। इससे 23 से 1/2 डिग्री उत्तर की तरफ जाओगे तो कर्क रेखा होगी, और 23 से 1/2 डिग्री आप नीचे की तरफ जाओगे तो मकर रेखा होगी। ऐसे ही 66 से 1/2 डिग्री उत्तर की तरफ जाओगे तो आर्कटिक हो जाएगा, और 66 से 1/2 आप साउथ की तरफ जाओगे तो अंटार्कटिक होगा। और बाद में 90 डिग्री आपका इसका उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, 90 डिग्री इसका दक्षिणी ध्रुव आएगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा इसमें। ओके, अब आगे बढ़ूँ मैं। इमेज में भी देख सकते हो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को बोला जाता है 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। अब हम देखिएगा इसके कारण किस प्रकार से हीट जोन डिवाइड होता है। अक्षांश सीधे तौर पर पृथ्वी के उष्मा कटिबंध को निर्धारित करते हैं। अब देखिएगा, ये विषुवत रेखा है आपकी, तो 23 से 1/2 उत्तर की तरफ हुआ, 23 से 1/2 इसके नीचे की तरफ हुआ। तो ये जो जोन बना आपका, ये कहलाता है आपका उष्ण कटिबंध, जिसको कहते हैं अपन टोरिड जोन कहते हैं। ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। इसका जो सर्वाधिक टेम्परेचर आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है, उष्ण कटिबंध में। अब आप लोग देखोगे 23 से लेके 66
और नीचे भी 23 से लेकर 66। ये जो जोन है, ये जोन कहलाता है आपका समशीतोष्ण कटिबंध। इसके अंदर जो टेम्परेचर रहते हैं वह मीडियम टेम्परेचर रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 66 से लेके 90 तक का। 66 से 1/2 से लेकर 90 तक का ये बहुत ही अत्यधिक ठंडा रहता है। इसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं या फ्रिज जोन कहते हैं। तो इस तरीके से जो अक्षांश रेखाएं हैं वह एक प्रकार से उष्मा कटिबंध या हीट जोन का निर्माण करती है। अक्षांश का मुख्य महत्व क्या है? अक्षांश का मुख्य महत्व है जलवायु को निर्धारण करना, टेम्परेचर परिवर्तन करना, दिन रात की अवधि तय करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर हमेशा आपकी खड़ी लाइनें हैं। देशांतर आपकी खड़ी लाइनें हैं। ये देखिएगा पैरेलल ना हो कि ये ध्रुवों पर मिलेगी, इस पॉइंट पे आके मिल जाती है। हमने अक्षांश देखा कि अक्षांश बिल्कुल पैरेलल है लेकिन मिलती नहीं है, और देशांतर की बात करोगे वो ध्रुवों के ऊपर मिल जाती है। परिभाषा की हम बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की। परिभाषा क्या है? ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम दिशा में किसी स्थान की कोणीय दूरी। जैसे कि ये हो गया आपका पृथ्वी हो गया, ये आपकी ग्रीनविच रेखा होगी। ग्रीनविच रेखा से या तो आप पूर्व की तरफ देखोगे या आप पश्चिम की तरफ देखोगे। तो पूर्व या पश्चिम की तरफ जो कोणीय दूरी है वह कहलाती है आपकी एक प्रकार से देशांतर रेखाएं। अब इसकी परिभाषा की हम बात करेंगे। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। अक्षांश का हमने देखा कि अक्षांश है वह पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। आगे ये कहते हैं कि ये ध्रुवों के ऊपर एक बिंदु पर मिलती है, ये समानांतर नहीं है। तो अक्षांश हमने देखा कि समानांतर है। अब टोटल संख्या की हम बात करेंगे। टोटल संख्या कितनी होती है? देखिएगा टोटल संख्या होती है यहाँ पे 360 डिग्री। टोटल 360 डिग्री होती है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर है वह कहाँ से गुजरती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से गुजरती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर है। अब देखिएगा देशांतर के माध्यम से समय की गणना होती है। अब समय की गणना कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि एक कंप्लीट घूर्णन करेगा तो उसको 24 घंटे लगेगा, और 24 घंटे में जैसे कि 360 डिग्री देशांतर पार हुआ। टोटल 360 डिग्री देशांतर है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर हुआ, और 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर। 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर है तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। देशांतर पार करने पर समय में 4 मिनट प्रति डिग्री का अंतर आता है, ये न्यूमेरिकल आता है। अब हम दोनों की बात करेंगे। एक तो IST की बात करेंगे, एक हम IDL की बात करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इंटरनेशनल डेडलाइन दोनों की बात करेंगे हम। देखिए भारतीय जो मानक समय है वह कहलाता है 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाता है, और ये यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब इसमें कितना समय आगे हो जाता है? जैसे कि 1 मिनट में हमने देखा कि 1 मिनट में 1 डिग्री देशांतर है वह आपका 4 मिनट को कवर करता है। तो ये जो 82 से 1/2 है तो वह हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटे 30 मिनट। इसलिए जो भारत का समय है वह 5.5 घंटे आगे रहते हैं GMT से। GMT से 5.5 घंटे आगे रहते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे। जो 180 डिग्री देशांतर है वही कहलाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे पार करने पर कैलेंडर की तिथि बदल जाती है। कैलेंडर की तिथि बदल जाती है इसको पार करने के बाद में। अब देखिएगा हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसका। यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्शन की बात करेंगे, अक्षांश और देशांतर की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो अक्षांश और देशांतर के बीच में एज डिफरेंस की हम बात करेंगे। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसकी उत्तर पूर्व से पश्चिम होती है। अक्षांश रेखाओं का जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम है, और देशांतर रेखाओं का जो डायरेक्शन है वह उत्तर से दक्षिण है। इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति की बात करेंगे तो अक्षांश रेखाएं बिल्कुल पैरेलल वृत्त बनाती है, और जो देशांतर है वो ध्रुवों के ऊपर जाके मिल जाती है। अब हम केंद्र बिंदु की बात करेंगे इसके ऊपर। जो इसका जो 0 डिग्री है वह कहलाता है इसका केंद्र बिंदु, और इसका जो प्राइम मेरिडियन है यानी जो खड़ी लाइन है वह है 0 डिग्री मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसकी 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, और इसका जो केंद्र बिंदु है वह 0 डिग्री विषुवत रेखा है। टोटल अक्षांश की संख्या है 180, टोटल देशांतर की संख्या 360। अब जो प्राइमरी इफेक्ट क्या आता है इसका हम देख लेते हैं। जो प्राइमरी इफेक्ट अक्षांश है, अक्षांश के माध्यम से जलवायु का निर्धारण होता है और तापमान का निर्धारण होता है, और देशांतर के द्वारा समय और तिथि का निर्धारण होता है। अब हम इनकी गति की बात करेंगे। देखिए घूर्णन का मतलब हो गया खुद की अक्ष के चारों तरफ घूमना। घूर्णन मतलब खुद की अक्ष के चारों तरफ घूमना, और परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ घूमना।
अब पृथ्वी का तेज से 1/2 डिग्री अक्षीय झुकाव इन गतियों को के प्रभाव को निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर दैनिक चक्कर। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उससे क्या होता है, दिन रात की घटनाएं घटित होती हैं। देखिएगा 24 घंटे हो गया, 24 घंटे होता है लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और ये जो दिशा है ये पश्चिम से पूर्व की है। पृथ्वी का घूर्णन इसमें बताया पश्चिम से पूर्व। घूर्णन के प्रभाव क्या होते हैं, दिन रात का बनना, सूर्य का पूर्व से उगना, समय का निर्धारण होना, हवाओं एवं समुद्री धाराओं की दिशा बदलना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, ये इसका प्रभाव है घूर्णन का। चलिए अगला क्वेश्चन है परिक्रमण की बात करेंगे। परिक्रमण से लीप वर्ष का गणित होता है। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने में इसको 365 दिन 6 घंटे लगता है। तो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। जो बचे हुए 6 घंटे हैं वह 4 वर्ष के बाद में 6 चौक 24 यानी एक दिन कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए हर चौथे वर्ष में फरवरी है वह 29 दिन की होती है, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। और परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है और दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे इक्विनॉक्स और ऐनांत की बात करेंगे। जो वार्षिक ऋतु चक्र है वह इक्विनॉक्स यानी विषुवत और ऐनांत यानी सोलिस्टिस। देखिएगा इसमें आप देखोगे ये सूर्य के चारों तरफ अपनी पृथ्वी घूम रही है। जैसे ही ये इधर आता है, घूम के इधर आता है तो अपना 21 जून है, ग्रीष्म ऐनांत आ जाता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की पोजीशन इधर आता है, इसको हम शीत ऐनांत कहते हैं। 22 दिसंबर है। जैसे पृथ्वी का पोजीशन यहाँ पे आता है, इसको हम 21 मार्च, ये कहलाता है अपना दिन रात बराबर होते हैं, यहाँ पे विषु कहलाता है। और ये आपका 23 सितंबर विषु कहलाता है। तो इस तरीके से 21 जून और 22 दिसंबर ये दोनों के अंदर समय बराबर रहता है। इसी प्रकार दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण है। चलिए तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं हम घूर्णन और परिक्रमण का। घूर्णन और परिक्रमण दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम। तो देखिए गति का प्रकार की बात करेंगे। घूर्णन है वह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमता है। परिक्रमण है वह सूर्य के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। इसमें समय लगता है 24 घंटे लगभग, और परिक्रमण में समय लगता है 365 दिन 6 घंटे। प्राइमरी रिजल्ट है इसका, घूर्णन के कारण दिन रात बनते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और इसकी चक्रीय स्थिति है, डेली है और इसकी वार्षिक है। दोस्तों पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, थैंक यू।